मैं एक बात आपको दोबारा से स्ट्रेस करना चाहूंगा। जहां तक कोविड का सवाल है, वैक्सीनेटेड और नॉन वैक्सीनेटेड, प्रीवियसली अफेक्टेड और नॉन अफेक्टेड, कोरोना दोबारा किसी को भी हो सकता Hi guys, you're watching Miss Travel Potter and this is Anshul. I am back with a very important video this time. This video is the need of the hour and मेरी कोविड स्टोरी पर अचानक से बहुत सारी एक्टिविटी होती है, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस और कमेंट्स आते हैं। जैसे जैसे कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, हम सब में एंजाइटी और क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं जो कोई एड्रेस नहीं कर रहा है। एंड आई फील एज अ कंटेंट क्रिएटर दिस इज व्हाट आई कैन डू कि मैं आप सबके वो डाउट्स क्लैरिफाई कर सकूं। तो आई हैव डिसाइडेड टू हैव अ वन टू वन कॉन्वर्सेशन विद द मोस्ट ट्रस्टेड एंड जेन्युइन डॉक्टर I have ever known in my lifetime. So today we are going to have one-to-one conversation with Dr. Vineet Jain. He is MD Pediatrics AIMS and Senior Consultant Child Specialist and Neonatologist. So I'm about to log in and I will start this one-to-one conversation with him and we will try to grasp as much as information and clear as much as doubts possible from this conversation. I am very fortunate enough कि मेरे साथ एक डॉक्टर हैं जो मेरे फैमिली डॉक्टर हैं. ही इज़ वेरी डियर टू मी, ही इज़ माय अंकल एंड आई थैंक यू एंड आई वेलकम यू डॉक्टर विनीत जैन. मैं 25 साल से, जब से मैं पैदा हुई हूँ, मेरे परिवार की देखरेख अंकल ने किया है एंड आई टोटली अडोर हिम, आई टोटली ट्रस्ट हिम एंड दैट इज़ वाई ही अग्रीड कि वो हमारे साथ ये एक सेशन करेंगे जिसमें हमारे सारे डाउट्स को क्लैरिफाई करेंगे. सो डॉक्टर विनीत जैन, वेलकम यू टू द चैनल. सर, मेरे आपसे क्वेश्चंस हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चंस जो मेरे कमेंट सेक्शंस में आए हैं एंड आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद दिस. सबसे पहला क्वेश्चन है कि अगर आई हैव सिम्टम्स और मेरा पीसीआर टेस्ट नेगेटिव है तो व्हाट शुड आई डू? देखिए, पीसीआर टेस्ट बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. आपने इलनेस के किस स्टेज पर कराया है, बहुत जल्दी कराया है, बहुत लेट कराया है, एक हफ्ते के बाद कराया है, दूसरा किस मेथड से कराया है, रैपिड टेस्टिंग कराई है या आरटीपीसीआर कराया है, किसने सैंपल लिया है, कैसे सैंपल लिया है, कितनी डेप्थ से लिया है, ऑल दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट. तो इसमें जो बॉटम लाइन है वो ये है, अगर आपका आरटीपीसीआर पॉजिटिव आ गया तो आप कोविड है. अगर नेगेटिव आया है, दैट डज नॉट रूल आउट योर बीइंग कोविड पॉजिटिव. इसलिए अगर सिम्टम्स लग रहे हैं, आज के आपका अगर एक्सपोजर हुआ है बाहर, आपको फीवर है, बॉडी एक्स है, आपको और तरह के सिम्टम्स हो रहे हैं, बदन दर्द कर रहा है, खांसी हो रही है, और दोज थिंग्स, तो आप मानकर चलिए कि आपको कोविड हो सकता है और उसकी जनरल प्रिकॉशंस कर दीजिए. मास्क है, हैंड वॉशिंग, क्वारंटीन है, अपने को दूर रखिए और बाकी मेजर्स. तो आरटीपीसीआर नेगेटिव में भी अगर आपकी फैमिली में कोई और मेंबर अफेक्टेड है, उसका पॉजिटिव है, आपका नेगेटिव है और आपको फीवर हो रहा है, फिर भी आप अपने को पॉजिटिव मान के वो सारी प्रिकॉशंस स्टार्ट कर दीजिए और फिर डॉक्टर को कंसल्ट करो. ठीक है. एक और क्वेश्चन है, ग्रोसरीज लाते वक्त क्या हमें प्रिकॉशंस अपनाने चाहिए, ठोस प्रिकॉशंस? हम तो सिर्फ ये करते हैं कि लाते हैं और ऊपर स्प्रे मारते हैं और वापस रख देते हैं. क्या इतना सफिशिएंट है? देखिए, ग्रोसरी में अब आम चीज़ है, घर की आनी है, सब्जी आनी है, फल आने हैं, तो लाते हैं. तो दो तरह की चीज़ होती है. एक होती है कंज्यूमेबल्स, जैसे वेजिटेबल्स या फ्रूट्स हैं जो आए हैं तो एक दो दिन में यूज होंगे, उनको तो रख के छोड़ नहीं सकते. तो उनको एक साफ बाल्टी में पानी लीजिए, फिर आधी बाल्टी में डुबो दीजिए, डुबो के साफ कर लीजिए और उसके अंदर फिर थोड़ा खाने का सोडा डाल दीजिए. 15 मिनट तक सब्जियां, फल सोडे में पड़े रहने दीजिए और उसके बाद उनको धोकर और यूज कर लीजिए. दूसरे आइटम होते हैं जो नॉन कंज्यूमेबल्स है, या टूथपेस्ट आया, या आपका ब्रश आया, या XYZ और कोई आर्टिकल आए, सोप आया, उनको 24 घंटे उसके पैकेट को छेड़िए नहीं, पड़ा रहने दीजिए और उसके बाद उसको हैंडल करिए. जब हैंडल करें उसके फौरन बाद हैंड्स को 20 सेकंड तक सोप एंड वाटर से अच्छे से साफ करें. मैं एक बार फिर
कहना चाहूंगा कि जब भी मौका मिलता है, हैंड वॉश सोप एंड वाटर से 20 सेकंड का होना चाहिए। जब कभी मौका नहीं है या आपको बहुत फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश करना पड़ा है, तब आप सैनिटाइजर का यूज करें। अदरवाइज द बेस्ट एंड फुल प्रूफ वे इज टू हैंड वॉश विथ सोप एंड वाटर इन ए प्रॉपर वे। प्रॉपर वे क्या होता है, मैं आप लोगों को दोबारा बता देता हूँ। अपने हाथों को सबसे पहले पाम को रगड़िए, उसके बाद एक हाथ पे दूसरा हाथ लेके अंदर से ऐसे साफ करिए, ऐसे इधर साफ करिए। ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में आप नाखूनों को करिए। उसके दो तरीके हैं, ये ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद फिंगर की टिप्स, इसके लिए ऐसे और ऐसे। इसके बाद थंब ऐसे ऐसे, और उसके बाद कलाई। इस टोटल प्रोसेस में मिनिमम 20 सेकंड लगने चाहिए। ठीक है। और उसके बाद हम कह सकते हैं कि हमने प्रॉपर्ली हाथ साफ किया। तो हैंड वॉशिंग, मास्किंग वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। और जिस दिन से पूरे वर्ल्ड में कोरोना आया है, ये स्टेप्स चेंज नहीं हुए। बाकी सब कुछ बदल गया है, वैक्सीन आ गई है, इंस्ट्रक्शन बदल गए हैं, मगर मास्किंग, हैंड वॉशिंग एंड सोशल डिस्टेंसिंग, ये तीन ऐसे पिलर्स हैं जो ना बदले हैं और ना बदलेंगे। तो इनको तो अच्छे से समझ लीजिए और प्रैक्टिकली यूज करिए। बिल्कुल, गॉट यू अंकल, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ आई एम पॉजिटिव and is it obvious or is it natural that I will get negative after 14 days? वो चीजें, if you are RT-PCR positive means आपको कोविड है, बिल्कुल, which may be asymptomatic और symptomatic। आप तो कोविड है लेकिन आप बिल्कुल ठीक है, एक स्थिति है। ऐसे में अगर 14 दिन निकल गए तो आपको परवाह करने की जरूरत नहीं, आपको RT-PCR रिपीट नहीं करा। ओके, आप नेगेटिव हैं, आप मान के चलिए। मतलब ये है कि अगर आप RT-PCR पॉजिटिव थे और आप एसिम्प्टोमेटिक थे तो 14 दिन के बाद आप आराम से क्वारंटीन तोड़ के मूव कर सकते हैं, मगर मास्क मत छोड़िए, डिस्टेंसिंग मत छोड़िए, हैंड वॉशिंग मत छोड़िए। दूसरी स्थिति है कि आप सिम्प्टोमेटिक, आपको बुखार था, आप RT-PCR पॉजिटिव थे, आपका बुखार 5-6 दिन में ठीक हो गया, जैसे कोई भी वायरल फीवर ठीक हो जाता है जी, पर आपको ये चिंता है कि पता नहीं मैं अभी पॉजिटिव हूं या नहीं। ऐसे में ठीक होने के बाद भी आप टोटल स्टार्टिंग से 14 दिन का क्वारंटीन करिए, अपना इम्यूनिटी बढ़ाइए। उसके बाद आप सेफली मूव कर सकते हैं अगर आप बिल्कुल ठीक है तो। और आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि आप आर्टिफिशियल नेगेटिव या नहीं। ठीक है, समझ। अगर गलती से एंजाइटी में किसी ने आर्टिफिशियल रिपीट करा भी लिया 10 दिन के बाद, 12 दिन के बाद, कई बार ऐसा हो जाता है कि आर्टिफिशियल पॉजिटिव आ जाता है। अब वो एक पैनिक बटन दबाता है, वो डॉक्टर को फोन करता है कि मैं तो अभी भी आर्टिफिशियल पॉजिटिव। सवाल ये है किस डॉक्टर ने कहा था कि आप रिपीट नहीं कहा था ना। तो लोग अपनी मर्जी से अपने को डॉक्टर समझ के ऐसा कर बैठते हैं और आ बैल मुझे मार, शायद इसी को अपनी शामत खुद भी। तो जो लोग आर्टिफिशियल पॉजिटिव थे, तीसरी कंडीशन के बारे में बात, वो सिम्टोमेटिक थे लेकिन उनके सिम्टम्स ठीक नहीं हुए, 14 दिन हो गए। ऐसे पेशेंट जहां तक मेरी सोच जाती है वो अस्पताल में पहुंचे होंगे इस केस पर। तो कॉम्प्लिकेशन है, चाहे उनका SpO2 फॉल कर रहा है, चाहे बुखार परसिस्ट कर रहा है, व्हाटएवर, उनके लिए कई बार हमें डॉक्यूमेंटेशन के लिए आर्टिफिशियल रिपीट कराना पड़ता है, क्योंकि if they are RT-PCR positive, then they go to COVID ward, which is totally different, with different precautions. If they are negative, which most likely they are, and they fall into the category of post-COVID category, post-COVID syndrome, and then they are taken into a
नॉन कोविड फैसिलिटी, आईसीयू और वार्ड, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। तो यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस आ जाती है। इट इज मोर ऑफ लीगल पॉइंट, गॉट यू। मोर ऑफ लीगल। इंश्योरेंस कंपनी में भी ये डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होता है जी। कि आपका कोविड का ट्रीटमेंट हुआ है या पोस्ट कोविड का ट्रीटमेंट। ये कुछ एक्सेप्शन ऑन हैं एंड ऑल क्रक्स जिसमें में हमको दोबारा कोविड टेस्ट नहीं कराना है। अगर हम एसिम्प्टोमेटिक है तो बिल्कुल नहीं कराना है। अगर हमें फीवर है और वो ठीक हो गया है 4-5 दिन में तो भी नहीं कराना है। और अगर आपका 15 दिन तक खींच गया है तो डेफिनेटली आपका क्रिटिकल केस है, आप हॉस्पिटल में वाले केस में फॉल करते होंगे, तभी वो 14 दिन तक ठीक नहीं हुआ है। पॉजिटिव कोविड आने के बाद अगर आपके सिम्टम चल रहे हैं 4-5 दिन में, कंसल्ट थ्रू आउट कोविड जर्नी आपको अपने एक डॉक्टर के कांटेक्ट में जरूर रहना चाहिए। वो डॉक्टर जिसको आपका बेसलाइन पता हो, और वो वीडियो, क्योंकि आपकी कंसल्टेशन नहीं होती है, तो वीडियो पे वो डॉक्टर आपको देख के एक हद तक बता सकता है कि आपकी कंडीशन अब क्या है। आपके पैरामीटर्स देख के बेसलाइन से कंपेयर करके बता सकता है कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है या नहीं है, पड़ सकती है या नहीं। तो अपने डॉक्टर के टच में रहिए, अपने आप से फैसला ना कीजिए। Okay. Now a very broader question कि when do we know that it is time for the patient to get hospitalized? ऐसे कौन से vitals हैं जिनको जब हम वो गिरते हैं हमें कब पता है कि ये टाइम आ गया है, अब दिस इज द टाइम कि अब हमें हॉस्पिटलाइज अपने पेशेंट को करा देना चाहिए? देखिए, मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। मैं ज़्यादातर 18 साल के बच्चे तक को डील करता हूँ, और 18 साल से नीचे वैक्सीन तो आई नहीं है। बिल्कुल। तो कोविड के केसेस किसी को भी हो सकते हैं। पर ये जो अभी जो प्रश्न ज्यादातर आ रहा है हॉस्पिटलाइजेशन और नो हॉस्पिटलाइजेशन, ज्यादातर एडल्ट्स में। मैं इसको इस तरह कह सकता हूँ कि मेरे पेशेंट्स के पेरेंट्स के लिए ये इश्यू, बिल्कुल। उनके मेरे पास फोन आते हैं कि हमारा बच्चा छोटा और हमें कोविड पॉजिटिव हो गया, हम क्या प्रिकॉशंस लें। तो घूम फिर के बात वही आती है कि मुझे उनके पेरेंट्स को भी गाइड करना, वो कहाँ जाएंगे। तो एक ब्रॉड आउटलाइंस में मैं ये कहूँगा कि जब कोविड पॉजिटिव आया, आप अपना बुखार नापते रहिए, अपना एक चार्ट बनाइए, डेली बेसिस पर टेम्परेचर कितना है, आपकी पल्स ऑक्सीमीटर कितनी है, पल्स कितनी, सबके पास पल्स ऑक्सीमीटर आजकल है, वो नाप सकते हैं। कोई और सिम्टम है क्या, खांसी है, चेस्ट में पेन है, कोई ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, कोई लूज मोशंस है, आजकल कोविड लूज मोशंस के भी प्रेजेंट है, या इसके अलावा कोई और सिम्टम। तो सिम्टम्स को आप डे टू डे बेसिस पे नोट करते हैं, जिससे 4-5 दिन तक आप बेसिक दवाइयाँ डॉक्टर से कंसल्ट करके लीजिए। अगर आपका फीवर बेटर हो रहा है और वो आपको अंदर से आपकी बॉडी खुद बोलेगी कि आई एम गेटिंग बेटर, उसको फॉलो करो, घबराओ नहीं, अपना कॉन्फिडेंस रखो, फेथ रखो। और अगर आपकी बॉडी खुद कह रही है कि आई एम गेटिंग बेटर, तो अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए, पानी खूब पीजिए, डॉक्टर के एडवाइस फॉलो करिए, रेस्ट, पल्स ऑक्सीमीटर नाप। हो सकता है चौथे, पांचवें, छठे दिन आपका बुखार टूट जाए और यू आर फीलिंग बेटर। उस कंडीशन में आपको सिर्फ वेट एंड वॉच करना है। हाँ, एक चीज बहुत जरूरी, आपको कोई कोमॉर्बिडिटीज नहीं होनी चाहिए। कोमॉर्बिडिटीज मेरा मतलब है वो फैक्टर्स जो आपको हाई रिस्क में। एक फैक्टर है 50 से 60 साल से ऊपर के, दूसरा फैक्टर है ग्रॉस ओबेसिटी, तीसरा फैक्टर है डायबिटीज, स्पेशली अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। दवाइयों के बावजूद उनकी शुगर है वायर जा रही, या उन्होंने अपनी केयर नहीं करी। अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, सबको पता होता है कि उनका ब्लड प्रेशर या लापरवाही चल रही, तो वो अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर। क्रोनिक लिवर डिजीज, किडनी डिजीज, हार्ट डिजीज, और कोई भी ऐसी बीमारी जिसमें आपकी इम्यूनिटी लो होती है, चाहे स्टेरॉइड्स पे हो, चाहे आपको गठिया हो जिसके लिए दवाइयाँ चल रही हैं, ये सब वो बीमारियां जिसमें इम्यूनिटी लो होती है, वो बिकम हाई। तो ऐसे पेशेंट्स या मेरे बच्चों के पेरेंट्स अगर उस कैटेगरी में आते हैं तो उनको एक्स्ट्रा कॉशियस रहना है। बुखार चल रहा है और 3-4 दिन हो गए हैं, तो
डॉक्टर से कंसल्ट करके कुछ बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस उनको करा लेनी चाहिए। अगर खांसी चल रही है तो हो सकता है उनके डॉक्टर एडवाइस करें कि आप HRCT करा लीजिए, उससे कोविड निमोनिया का पता चल जाएगा और एक बेसलाइन हमारे पास आ। उसके बाद अगर वो इम्प्रूव कर जाते हैं तो SpO2 पे ध्यान रखिए। पल्स ऑक्सीमेट्री बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हाई रिस्क पेशेंट्स के लिए जो 5-6 दिन के बाद ठीक भी हो गए हैं, उनकी मॉनिटरिंग वही होनी चाहिए। वो ये ना समझे कि आप बिल्कुल रिकवर करें, उनके सिम्टम्स ठीक हुए हैं, बीमारी अंदर है। तो पल्स ऑक्सीमेट्री बताती है कि आप रिकवर कर रहे हैं या नहीं। आपको अब तक में 4-5 दिन में आपका बेसलाइन पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन की वैल्यू पता चल रही है। मान लीजिए आपके 96, ठीक है। अब आपने देखा कि आपके ड्रॉप कई बार 95 आ गई, कई बार 94, 93, यानी आप समझ नहीं पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि कम हो रही है, तो नॉट वेरी श्योर। ऐसे में एक 6 मिनट पल्स ऑक्सीमेट्री टेस्ट होता है, एक्सरसाइज टेस्ट, बहुत सिंपल है। आप घर के अंदर ही वॉक करिए 6 मिनट घड़ी देखते, पहले आप पल्स ऑक्सीमीटर की वैल्यू देखिए, फिर उसको लगाए लगाए आप वॉक करिए 6 मिनट। 6 मिनट के बाद आप पल्स ऑक्सीमीटर दोबारा लगाइए या उसको देखिए। अगर वो सिग्निफिकेंट ड्रॉप हो गया, सिग्निफिकेंट ड्रॉप मीन्स अराउंड 4 to 5%, मान लीजिए किसी का 100 था वो 95 हो गया, उसके लिए वो सिग्निफिकेंट ड्रॉप। मान लीजिए किसी का बेसलाइन 95 था, उसका 90 हो गया, उसके लिए वो सिग्निफिकेंट ड्रॉप। दिस मीन्स योर निमोनिया इज देयर एंड इट मे ट्रबल। So this is the time for those patients जिनकी 6 मिनट टेस्ट गड़बड़ आ रहा है और जो हाई रिस्क कैटेगरी में है, दे मस्ट कंसल्ट द डॉक्टर। और अगर ऑक्सीजन लो हो गई है तो तब क्या करें? आजकल को पता है ऑक्सीजन नहीं है, बेड्स नहीं है, पैनिक सिचुएशन मत करिए, घबराइए। पेट के बल उल्टा लेट, ठीक है, पेट के बल उल्टा लेट कर पोजीशन होती है जिसमें आप घुटनों को आगे रख के और आगे झुक जाते हैं और ऐसे करके आप ऐसे लेट जाते हैं। हम समझ रहे हैं? बिल्कुल। आपने जैसे नील डाउन करते हैं, हाँ जी। आपने नील डाउन किया, फिर अपने हाथ को आगे करके ऐसे जैसे माथा टेकते हैं, हाँ जी। आपने ऐसे कर लिया, तो आप रिक्लाइन पोजीशन में ऐसे आ गए, आपका चेस्ट ऐसे आ गई। हाँ जी, आ गया। और उसके बाद आप आराम आराम से सांस लीजिए, और आप देखेंगे कि आपकी ऑक्सीजन इंप्रूव कर, अगर ऑक्सीजन इंप्रूव कर रहा है, जब तक आपका डॉक्टर से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है या बेड खाली नहीं है या ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो बजाय घबराने से और ऑक्सीजन फॉल करेगी, एंजाइटी से और ऑक्सीजन फॉल करेगी। उस केस में आप उल्टे लेटकर अपना ऑक्सीजन बढ़ाइए और जितना आप टॉलरेट कर सकते हैं उतनी बार, उतने मिनट के लिए आप उल्टे। थैंक यू। और इट गोज विद सेइंग डोंट नेग्लेक्ट, डोंट इग्नोर। ये उस समय के लिए जब तक आपको कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, उसके बाद फिर डॉक्टर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे एक बार वायरस अफेक्ट कर चुका है और मैं रिकवर भी कर चुका हूँ, क्या फिर से चांसेस है कि मैं दोबारा कोविड पॉजिटिव हो सकता हूँ? देखिए, आज के सिनेरियो में ये संभव है और हो रहा है। उसके कई कारण हैं। मेन कारण ये है कि स्ट्रेन्स, आपने अखबारों में पढ़ा होगा, मीडिया में आपने जाना होगा कि स्ट्रेन्स बदल रहे हैं। स्ट्रेन बदलने से बॉडी में उन स्ट्रेन्स की इम्यूनिटी नहीं होती, तो उस बदले हुए स्ट्रेन वाले वायरस के लिए आपका शरीर एक नया शरीर है और उसमें घुस सकता है, उसके अंदर कोई इम्यूनिटी नहीं है। तो थियोरेटिकली यस, और यही कारण है कि वैक्सीनेशन के बाद भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है वैक्सीन में वो स्ट्रेन कवर्ड ना हो। तो इसलिए वैक्सीनेटेड और अनवैक्सीनेटेड, affected or still not affected, you have to take full precautions. Wow. Again, hand washing, masking, social distancing, irrespective of whether you have been affected
or you have been vaccinated or not. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज दिस मिथ अबाउट कोल्ड एंड हॉट, कि अगर हम वायरस गर्मी में मरता है और अगर ठंडी जगहों पे बढ़ता है, अगर आप ठंडा पानी पियोगे तो आपके गले में वो बढ़ेगा और आप गर्म पानी पियोगे तो वो मरेगा। ये मिथ है, ये एक्चुअली रियलिटी है, ये क्या सच है, ये लोगों को कंफ्यूजन है? ये बहुत अच्छा सवाल है, कई बार हम लोग भी कंफ्यूज। देखिए, जहां तक कोरोना का सवाल, ठंड से मरता है या गर्मी से मरता है या नहीं मरता, पूरी दुनिया ने देखा है। जो कोल्ड कंट्रीज थे उनमें भी हुआ, इंडिया में विंटर में भी हुआ और गर्मियों में भी हुआ, बरसात में भी हुआ। तो कोरोना पे कोई फर्क नहीं, कोई भी मौसम हो, कोई भी कंट्री हो, -20 डिग्रीज अमेरिका में जहां बर्फ पड़ती है वहां पे कोरोना हुआ, और डेजर्ट में जहां गर्मी पड़ती है 40-50 का टेम्परेचर रहता है वहां पर भी। तो इसलिए कोरोना पे कोई फर्क नहीं। दूसरी चीज आपने बताई ठंडा गर्म खाने पीने से, इसमें 2-3 एस्पेक्ट्स हैं जो मैं पर्सनली फील करता हूँ। मुझे नहीं पता उसके साइंटिफिक प्रूफ्स कितने हैं, पर मेरे अपने एक्सपीरियंस की बात है। जब हम ठंडा पीने की बात करते हैं तो ठंडा सिर्फ टेम्परेचर ही ठंडा नहीं होता। जो हम ठंडी चीज पीते हैं, चाहे वो ड्रिंक हो, फिजी ड्रिंक हो, आइसक्रीम हो, कन्फेक्शनरी हो, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं, उसके अंदर शुगर्स भी होती है, उसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनसे गले में एलर्जी भी हो सकती है और गला खराब भी हो सकता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि आपने आइसक्रीम खाई या ठंडा पानी पिया, आपका गला बैठ गया। अब कोरोना के टाइम में जिसका गला बैठ जाएगा, खांसी होगी, जुकाम होगा, चोकिंग होगी, अगर वो डॉक्टर कंसल्ट करेगा तो डॉक्टर कैसे कह सकता है कि ये कोरोना नहीं है? तो वो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस कोरोना की लिस्ट में आ जाएगा अनलेस प्रूव अदरवाइज। तो अननेसेसरी पैनिक होगा, अननेसेसरी टेस्टिंग होगी और हमारे लोड बढ़ेगा, क्योंकि आरटीपीसीआर पता है कितना स्ट्रेन मामला चल रहा है। तो हमें बहुत ही सेलेक्टेड पेशेंट के करने चाहिए जिससे कि हमारा जो लोड है इन्वेस्टिगेशन में वो न्यूनतम रहे और जो लविंग कैंडिडेट से उनको मिल जाए। इसलिए आप अपनी तरफ से अननेसेसरली अपने को बीमार करने की कोशिश नहीं करेंगे ठंडा पानी पी के और बाजार की चीज खा के। बहुत अच्छा पॉइंट लगा अंकल मुझे, ऑन पॉइंट। आपने मास्किंग के बारे में बताया। किसी का क्वेश्चन है, इफ आई हैव नो सिम्टम्स कैन आई स्टिल स्प्रेड द वायरस? Yes, this is the most important cause of spread, second spread in India. पहले हमारे यहाँ लॉकडाउन हुआ, प्रधानमंत्री लॉकडाउन किया और धीरे धीरे हमने देखा कि काफी हद तक कोरोना कंट्रोल हो। तब लोगों ने सोचा कि अरे अब तो बिल्कुल सब कुछ ठीक हो गया है जी। शादियां भी शुरू हो गई, लोगों ने मास्क छोड़ दिए, मॉल शुरू हो गए, जिम शुरू हो गए, स्कूल खुलने के प्रेशर आने लग गए, मूवी हॉल शुरू हो गए। सब भूल गए कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है। और मैं सबको बताना चाहूंगा, हमारे देश में जो सेकेंड वेव आई है उसका सबसे बड़ा कॉज गवर्नमेंट फेलियर नहीं है, हम लोगों का फेलियर है। हम लोगों ने मास्क लगाने बंद। जिन लोगों ने मास्क लगाए भी वो एक आई वॉश था, सबके मास्क नाक से नीचे होते थे, कपड़े के मास्क होते थे, खाते पीते रहते थे, पब्लिक में बातें करते रहते थे, डिसेमिनेट होता रहा। बहुत सारे लोग एसिम्प्टोमेटिक होते हैं लेकिन वो दूसरों को दे सकते हैं, दे आर कॉल्ड सुपर स्प्रेडर। अगर कोई पेशेंट कोविड पॉजिटिव है और वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है महिला, तो क्या चांसेस है कि उनके बेबी को भी वायरस जा सकता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि मदर कोविड पॉजिटिव है और बच्चा छोटा है और ब्रेस्ट फीडिंग है। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर घर में कोविड किसी को आ गया है तो जब तक वो डिटेक्ट होता है वो ऑलरेडी फैमिली मेंबर्स को इन्फेक्ट कर चुका है। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग बहुत हाई चांसेस हैं आज के टाइम में कि और मेंबर्स को भी हो सकता है। जब तक आप क्वारंटीन होते हैं और प्रिकॉशंस लेते हैं आरटीपीसीआर कराने के बाद, तब तक में ऑलरेडी इन्फेक्शन जा चुका होता है। तो जहाँ तक
बच्चे का सवाल है, हम एज ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट हमेशा ये रिकमेंड करते हैं कि बच्चे का फीडिंग बंद मत करिए, मगर डबल मास्क यूज करें। डबल मास्क में भी ज्यादातर लोग कपड़े का मास्क यूज करते हैं और वो भी नाक के नीचे लगा रहता है, तो इट्स अ आई वॉश, उससे कोरोना नहीं बचता। तो पहले तो प्रॉपर 3 लेयर्ड मास्क, सर्जिकल मास्क या N95 मास्क होना चाहिए मदर के ऊपर। बच्चे को वो फीडिंग के लिए ले और एक पतली सी धोती या साड़ी जिसपे ऊपर से ले ले, जिससे कि बच्चा अगर खांसता है चीखता है तो डिसेमिनेट ना हो, और मदर का भी सांस की जो कीटाणु है वो बच्चे तक ना पहुंचे। तो एक जनरल प्रिकॉशन है, मेरा ये मानना है कि ब्रेस्ट फीडिंग रोकिए नहीं। थैंक यू। वन मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अंकल जो मैं चाहूंगी आप एड्रेस करें, दैट हाउ कैन आई कीप माय मेंटल हेल्थ इन चेक, कीपिंग इन माइंड कि हम न्यूज खोलते हैं तो हमको कोविड केसेस दिख रहे हैं, हम इंटरनेट खोलते हैं तो हमको कोविड केसेस दिख रहे हैं। मैं भी नोटिस कर रही हूँ कि मेरे रूम के बाहर मुझे हर 15 मिनट में 2 से 3 एम्बुलेंस की आवाज सुनाई दे रही है, क्योंकि जो हमारे आसपास की सिचुएशंस है वो काफी हजारदस हो चुकी है। हम अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स सबको सुन रहे हैं और आप तो उसके और भी करीब हैं। तो हाउ डू यू कीप योर मेंटल हेल्थ इन चेक एंड हाउ शुड वन कीप देयर मेंटल हेल्थ इन चेक के हमें बाहर से अफेक्ट नहीं होना है, हम वो कैसे कर सकते हैं प्रैक्टिकली? जब मेंटल हेल्थ का सवाल आता है, इवन डॉक्टर्स की मेंटल हेल्थ खराब है। आप सोचिए, सुबह से रात तक नीडी पेशेंट के फोन हमें आते हैं, हमें लगता है कि इस पेशेंट की हालत बिगड़ रही है और उसको एडमिट की जरूरत है, लेकिन हम बेबस है, हॉस्पिटल जगह नहीं, आईसीयू फुल है, हमें खुद नहीं पता कहाँ भेजे तो कैसे भेजें। अब एक पेशेंट का मेरे पास फोन आया कि आप मुझे बताइए, पूरी फैमिली अफेक्टेड है, हम लेके कैसे जाएं, एम्बुलेंस कोई आने को तैयार नहीं है, कहीं कोई बेड नहीं है। आप बताइए, एज ए डॉक्टर मैं भी बेबस फील करता हूँ, फिर मुझे भी ये उन्हें लगता है कि क्या हो रहा है, कैसे होगा, अगर हमें कुछ हो गया तो क्या होगा, मेडिकल कम्युनिटी को हो गया तो बाकी को कौन संभालेगा। और इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट पे आ जाइए, जो हकीकत है वो हकीकत है, वो नहीं बदलनी। आप सिर्फ रखेंगे तो शायद हम बेटर सोच पाए, बेटर एक्शन ले पाए और बेटर आउटकम दे। मैं तो इस चाहे मैं हूं एज ए डॉक्टर, चाहे आप हो एज ए पेशेंट, ठीक है, तो नेचुरली सबका मॉरल डाउन होगा। एक दूसरे को चीयर अप करिए। अगर आप म्यूजिक के शौकीन हैं तो म्यूजिक में अपने इन्वॉल्व करिए, अच्छा म्यूजिक सुनिए, अपने फ्रेंड सर्कल में जूम पे म्यूजिक की कॉन्फ्रेंस करिए, बिजी रखिए, नेटफ्लिक्स पे अच्छी अच्छी मूवीज देखिए, बुक्स रीड करिए, जो लोग स्पिरिचुअल हैं वो भजन करिए, 2 घंटे भक्ति में लगाइए, योगा करिए, या सो मेनी थिंग्स। और कुछ आपके ऐसे फ्रेंड्स होंगे जिनसे आप टॉक कर सकते हैं, उनको फ्री स्टाइल, तो वो उनसे अपना शेयर करेंगे अपनी बात, हंसेंगे, तो धीरे धीरे देखेंगे आप उससे थोड़ा बाहर आए। एक दूसरे को सपोर्ट करिए। आप कितने भी दुखी हो, जब आप दूसरे को सपोर्ट करते हो उसके दुख में, तो आपका दुख अपने आप ही आधा रहेगा। तो छोटे छोटे मेजर्स हैं जो आप एक्चुअल में अप्लाई करेंगे तो आप खुद भी निकल पाएंगे, औरों को भी निकाल। और इस समय मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेडिकल कम्युनिटी बहुत स्ट्रेन में है, हम सब लोग कंप्रोमाइज वर्किंग कर रहे हैं, इस बात को समझते हुए कोऑपरेट करना पड़ेगा, कहीं कहीं टॉलरेट भी करना पड़ेगा, मगर सबका एम ये है कि सब स्वस्थ हो। प्रे करिए कि धीरे धीरे कोरोना खत्म हो जाए, वो आप और हमारे एफर्ट से ही खत्म हो। बिल्कुल, मेरा भी अंकल यही मानना है कि मैं आई हैव बीन एन वेरी आर्डेंट फॉलोअर ऑफ सीक्रेट। तो हम जब कोई चीज बोलते हैं ज्यादा से ज्यादा, चाहे वो हमें नहीं भी चाहिए होती, हमें कोविड नहीं चाहिए अपने घर में, मगर जब किसी की न्यूज आती है हम कोविड के बारे में बोलते हैं, उसको कोविड हो गया, उसको कोविड हो गया, तो आई वाज डिस्कसिंग दिस विद माय फैमिली कि हम ये शब्द ही ना बोलें अपने आसपास, हम ना चेक करें, अपनी नोटिफिकेशंस ना देखें कि हमको सिंपैथी है कि बाहर लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप प्रिकॉशंस लीजिए, अगर आपके साथ ऐसा ना ही हो रहा है तो बाहर जो हो रहा है उसे अंदर ना आने दें। आजकल क्या है ना, हमारा मीडिया अनफॉर्चुनेटली जो समाज के नीड्स को ध्यान रखते हुए प्रोजेक्ट नहीं करता, इसलिए आपको क्रिमेटोरियम के बाहर भीड़,
ये भीड़, वहां आग लग रही है, वहां पे क्रिमेशन हो रहे हैं, वहां पे कब्रें खोदी हैं, ये सब दिखाते हैं। अरे अगर एक क्रिमेशन हो रहा है तो 99 ठीक होके हंसते हुए घर जा रहे हैं, वो भी तो दिखा सकते हैं, बिल्कुल। मगर नहीं, उसमें इम्पैक्ट नहीं होता। तो इसलिए अगर ऐसी सिचुएशन पूरी फैमिली में है तो आप टीवी मत देखिए, मत देखिए। और थ्रू डॉक्टर अपनी सिचुएशन को जानिए क्या सिचुएशन है, और थोड़ा बहुत आइडिया आपको फिर भी लग जाता है कि क्या हो रहा है। पेपर पढ़ने से फिर भी माइल्ड रहता है, तो एक दिन पुरानी न्यूज होती है, जी। आपको एक जनरल आइडिया हो जाता है। और उसका पर्पज ये है कि आप प्रिकॉशन ना छो, बिल्कुल। डरना उसका एम नहीं है। It should be only to reinforce upon yourself that you have to keep on taking precautions, don't neglect your health, and keep on taking doctor's consult, and don't become doctor yourself. ठीक है? बिल्कुल अंकल, थैंक यू सो वेरी मच। मेरा आखिरी क्वेश्चन है, इस पूरी सिचुएशन में आपके गोल्डन वर्ड्स क्या रहेंगे? मेरे गोल्डन वर्ड्स यही हैं जो पहले दिन से थे और आज भी हैं। वो 3 पिलर्स हैं। मास्क, अब उसमें मैंने ऐड कर दिया है प्रॉपर मास्क, प्रॉपर फिटिंग, प्रॉपर टाइप ऑफ मास्क। अब खाली मास्क नहीं, कोई भी कपड़े का पहन लिया, नाक के नीचे पहन लिया, लूज पहन लिया, नो। प्रॉपर मास्क इन ए प्रॉपर वे ऑफ प्रॉपर वेराइटी, चाहे वो N95 हो, चाहे वो 3-4 लेयर सर्जिकल सर्जिकल मास्क। मास्क। सेकेंड इज हैंड वॉशिंग। मैंने डिटेल में बताया, हैंड वॉशिंग डज नॉट मीन कि हो गया, नो। प्रॉपर हैंड वॉशिंग जो मैंने अभी डिमॉन्स्ट्रेट की है फॉर 20 seconds at least, with soap and water preferably, otherwise hand sanitizer, and distancing। social distancing में एक ही चीज है, best distancing is to keep yourself away in your own home। आप बाहर जाओ ही नहीं, आप 8-6 फुट 8-10 फुट का डिस्टेंस क्यों नाप रहे हो? अपने आप से पूछो, क्या मेरे लिए बाहर जाना मेरी जिंदगी और मौत के बीच से ज्यादा जरूरी है? अगर आंसर यस है तो बाहर निकलो, नहीं तो मत निकलो। बहुत सारे काम फोन पे हो सकते हैं, वीडियो कॉलिंग पे हो सकते हैं, या आप टल सकते हो, टालो, बेहतर। टॉलरेट दिस करो। इज दिस इज रियली इम्पोर्टेंट। आई थिंक ऑल ऑफ अस नीड टू हियर दिस। तो हम लोग अपनी फैमिलीज के बारे में सोचना, अपनी एक्सटेंडेड फैमिलीज के बारे में सोचना, अपनी कम्युनिटीज के बारे में सोचना, अपने समाज के बारे में सोचना है। और उसमें हमारा दायित्व क्या है कि हम अपने को सेफ रखेंगे तो दूसरा सेफ है, और सब लोग इस तरह सेफ रहेंगे तो कोरोना कहाँ जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा। तो थियोरेटिकली इज वेरी सिंपल, अगर सब लोग अपने अपने घरों में हो गए, पर प्रैक्टिकली वही पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। उसमें पॉलिटिक्स भी आती है, उसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी आती हैं, उसमें और बहुत सारी चीजें आती है, आप लोग जानते हो, बिल्कुल, जिसकी वजह से ये संभव नहीं। तो जहां तक हो सके, जितनों से हो सके वो कोशिश करें, और ये ध्यान रहे, अगर ये 3 चीजें आप फॉलो कर रहे हो तो आप अपने ही भला नहीं कर रहे, आप पूरे दुनिया का भला। आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आप इंपॉर्टेंट कड़ी हो इसमें। अगर एक जना भी स्प्रेडर बनता है तो सबकी मेहनत को खराब। बिल्कुल। Thank you so much, Uncle. This clarifies a lot of doubts, and this definitely helps. This is a very value-adding conversation. I would definitely want to thank you on camera for sparing your valuable time. इस वक्त में आपने 1 घंटा आधा घंटा निकाला है। अब मुझे पता है आपके पीछे से फोन भी बज रहे हैं, आपकी मीटिंग्स हैं, आपको अपने पेशेंट्स को अटेंड करना है। But thank you so much for doing this. अगर मेरे लिसनर्स को इससे कुछ फायदा हुआ है और उन्हें कुछ समझा है तो मैं समझूंगा कि मेरी टॉक बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली अंकल। आई एम अपलोडिंग दिस जस्ट टू मेक एन इम्पैक्ट, जस्ट टू हेल्प अदर्स, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बैठकर कुछ कर सकती हूँ तो वो ये है कि आई कैन क्लैरिफाई ऑल योर डाउट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम अंकल। एंड व्यूअर्स, अगर आपके कोई और डाउट्स हैं तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, हम कोशिश करेंगे। मैं अंकल से पूछकर कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई जरूर करूंगी। एंड थैंक यू सो वेरी मच। आई रियली होप आप जिसको भी ये वीडियो की जरूरत है उसके साथ शेयर कीजिए। Thank you so very much. So everybody, I really hope you like the video and this clarifies most of your doubts. If you have any doubts, please do let me know in the comment section below. I will try to cater that as well. And this is
रियली इम्पोर्टेंट कि जैसे अभी सिनेरियो हो चुका है हमारे आसपास, हम अपने आप को खुश रखें, पहले अपने आप को बचाएं और फिर दूसरों को बचाएं. जस्ट बी देयर फॉर एवरीबडी, बी काइंड एंड बी पॉजिटिव. आई नो इट्स वेरी इजी टू से, जिसके घर में बीत रही होती है उसको पता लगता है. जो भी ये देख रहा होगा वो यही कहेगा. I've been through the phase जब मेरी पूरी family COVID positive थी. If you want to know the stories where I spoke about all the symptoms and treatments and testing process and hospital procedures, you can watch the video. Link would be somewhere here. I have also lost my grandmother due to COVID. So whatever you are going through right now, I've been through that. But all I would say is हम अपने एंड पे जो कर सकते हैं वो ये है कि हम दूसरों की मदद कर सकते हैं और खुद को खुश रख सकते हैं. कीपिंग इन माइंड जो सिनेरियो चल रहा है आजकल, इट्स वेरी एनोइंग, इट्स वेरी हैम्परिंग. कुछ पोस्ट करने का मन नहीं करता है, अपनी वीडियोस अपलोड करने का मन नहीं करता है कि आसपास ऐसी सिचुएशंस हो रही हैं. इट इज़ नॉट राइट टू डू दिस. Please try and keep yourself happy. Try and indulge in different activities as mentioned by Dr. Uncle. And हमको खुद को खुश रखना हमारी जिम्मेदारी है. अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ शेयर करिए इस वीडियो को, जिसको भी इस वीडियो को देखने की ज़रूरत है. we should all be there for each other. And I will keep coming up with more travel and magical stories and more value-adding conversations for all of you. Till then, stay magical and auf Wiedersehen.